बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इनाम साइंस फैक्ट्री। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ। अगर हमारे पास कोई एटम है और वो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। या अगर हमारे पास कोई एटम है और वो एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यह मैंने इसलिए कहा कि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे तो ये बात बार बार आएगी ताकि आपको पता हो। आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ चलते हैं। डिफिनीशन से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर डिफिनीशन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है और वो एटम जो है वो हमारे पास गैसियस एटम है। ये एटम का सेंटर है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो आपको सर्कल लाइन नजर आ रही है, इसको हम केमिस्ट्री में शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। इसी शेल्स या इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हमारा ज्यादा फोकस इस एटम का जो लास्ट शेल है उस पर होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का फोर्स होता है। ये जो न्यूक्लियस है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस एटम से खुद बहुत नहीं निकल सकता। जिस तरह अगर कोई चीज यहां पड़ी हो, उसको निकालने के लिए हम धक्का देंगे या उसको यहां से वहां करने के लिए हम धक्का देंगे, वो खुद बहुत यहां से वहां नहीं जा सकता। इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ये इस एटम का जो लास्ट शेल है, अभी ये इलेक्ट्रॉन इस लास्ट शेल में नहीं रहा, तो लिहाजा ये जो लास्ट शेल है ये भी खत्म हो जाएगा और हमारे पास इस तरह का डायग्राम रह जाएगा। और जब मैंने आपको बता दिया कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी एटम से या किसी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का भी एक यूनिट है। जिस तरह मास का यूनिट है केजी या डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी का भी यूनिट है और वो है हमारे पास किलो जूल। ये हमारे पास यूनिट है आयनाइजेशन एनर्जी। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the valence shell of gaseous atom to form cation। हमारे पास एक गैसियस एटम है। उस गैसियस एटम का जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल, लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो गैसियस एटम का लास्ट शेल, उसमें जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी एटम का जो लास्ट शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है,
उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहां पर आप देखें, यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मिनिमम। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हमने जब इस इलेक्ट्रॉन को निकाला तो हमने 130 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी। तो इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल गया। जब हमने 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी तो इसी एनर्जी से भी यही इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर जब हमने 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी तो बिल्कुल इसी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन जब हमने 99 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इस एटम से नहीं निकला। तो आप देखें, इस एनर्जी से भी ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस एनर्जी से भी ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन ये वो मिनिमम एनर्जी है, कम से कम जो एनर्जी पर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये वही एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दरकार होती है किसी गैसियस एटम के जो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब मैं एक इंतहाई अहम बात करने जा रहा हूँ, इंतहाई इम्पॉर्टेंट, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी अगर आप कहीं जाएं तो आपसे पूछा जा सकता है। इस एटम का जो लास्ट शेल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जो सबसे ज्यादा लूजली बाउंड है, सो उसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the first electron from the valence shell of the atom is called first ionization energy. इसी तरह अगर आप दूसरे जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना चाहें तो उसको जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इंतहाई अहम पॉइंट है, आप इसको याद रखें, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले जो फैक्टर है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज। यहां पर आप देखें, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो हमारे पास गैप है, स्पेस है, वो इंतहाई कम है। तो इस एटम का साइज छोटा है इस एटम से, और इस एटम का साइज जो है वो छोटा है इस एटम से। इसका मतलब यह है कि ये जो एटम, इस एटम का जो साइज है वो इससे बड़ा है और इस एटम का जो साइज है वो इससे बड़ा है। तो ये क्यों? ये इसलिए कि इस एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक शेल आ गया है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर चला गया है और इस एटम का साइज इससे बढ़ गया है। तीसरे एटम में आप देखें तो यहां पर एक नहीं दो शेल आ गए हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर चला गया है और इस एटम का साइज इस एटम से ज्यादा हो गया है। इस बात से हमें एटॉमिक साइज का एक आइडिया मिलता है। जहां पर आप देखें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर चले गए हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इससे भी दूर चले गए हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाए और न्यूक्लियस का
इलेक्ट्रॉन पर जो असर होता है वो कम हो जाए, इस प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहां पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट कम है, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट रिलेटिव टू दिस एटम ज्यादा है, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट इस एटम से भी ज्यादा है। अब आप देखिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो कम है। इसी न्यूक्लियस ने इसी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इंतहाई करीब है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी की जरूरत हो, इंतहाई ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप यहां देखें, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इसके दरमियान जो फासला है वो ज्यादा है बनिस्बत इस एटम के। तो इस एटम की बनिस्बत अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको इससे कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस का जो असर है वो कम है, शील्डिंग इफेक्ट यहां पर ज्यादा है। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जब एटम का साइज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जब एटम का साइज ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज का रिलेशन कुछ यूं है, इस तरह अपोजिट है। इस रिलेशन को हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की दुनिया में इनवर्सली रिलेशन कहते हैं, कि जब दो चीजें आपस में इस तरह अपोजिट हो। ये देखिए आप यहां ये मार्कर इस तरह, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये हमारे पास आयोनाइजेशन एटॉमिक साइज की बात थी। अब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज यहां पर आप देखें तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है इस एटम से। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, यहां पर आप देखें न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इस एटम का जो साइज है वो ज्यादा है, और इस यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इस एटम का साइज कम है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर साइज बड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, तो यहां पर जो साइज है वो कम। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह अगर हमारे पास ये है, इस एटम का साइज कम है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से एटॉमिक साइज कम हो गया है। जब एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। जिस तरह शिल ऐड होंगे, शिल की ऐड होने की वजह से फिर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का जो असर है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन पर, आखिरी शिल के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट की ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का असर कम हो जाएगा और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है, हमने पढ़ा भी है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाता है। तो मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास
कम होता जाता है। तो एटॉमिक साइज जब कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। समझ आ गई? ये आज का लेक्चर था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ये इख्तिताम को पहुंच गया है। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। थैंक्स।